गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने बताने को कहा था आपको। तो ऑब्जेक्ट दो पार्ट में बटेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि पार्ट्स और टाइप्स में फर्क है और टाइप्स में भी दो प्रकार में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग दोनों प्रकार में देखेंगे कि एक प्रकार में कैसा क्लासिफाई किया गया और दूसरे प्रकार में कैसा क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे ऑब्जेक्ट। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा हुआ बेटा, किसमें? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह निर्जीव वस्तु को बताता है। किसको बताता है बेटा? यह निर्जीव वस्तु को बताता है तथा क्रिया में क्या लगाने से मिलता है। क्या लगाने से बेटा? क्रिया में क्या लगाने से मिलता है। मैंने कहा कि यह निर्जीव वस्तु को बताता है तथा क्रिया में क्या लगाने से मिलता है। जैसे, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि यह इनडायरेक्ट के बाद आता है। तो आप पहली चीज ये ध्यान रखेंगे कि यह क्या होता है? निर्जीव वस्तु होता है। सबसे पहले क्या याद रखेंगे बेटा? यह क्या होता है? निर्जीव वस्तु होता है तथा जब आप जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें अगर क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे वर्ब के बाद, क्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है बेटा, याद रखेंगे आप। किसके बाद आता है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा कि एग्जांपल आप कोई भी चीज, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आप कोई भी चीज जितना अच्छा एग्जांपल समझ सकते हो उतना अच्छा डेफिनेशन से नहीं समझ सकते हैं। तो टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही गेव मी अ वॉच। ही गेव मी अ वॉच, एकदम अच्छे से पढ़िए। अब देखिए इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। पिछले से देखते चलते हैं, सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है बेटा। और गेव क्या है? यहां पर गेव ही क्या है बेटा? वर्ब है। ही गेव क्या है? वर्ब है। फिर आपने कहा सर मी क्या है? मी आपको अभी नहीं पता है, मी मैं आपको बताऊंगा। और वॉच क्या है? यही आपका क्या है बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, वॉच क्या है? वॉच क्या है हमारा? वॉच जो है निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है। क्या है बेटा? नॉन लिविंग थिंग। और जब नॉन लिविंग थिंग है तो हमने बताया कि नॉन लिविंग थिंग अगर है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा बेटा। अच्छा, आप ये भी कंफ्यूजन होगा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग ही होता है। नहीं बेटा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है कि ये जो है नॉन लिविंग थिंग के जगह पे लिविंग थिंग हो जाता है। वो अपवाद है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर अभी आप देखिए, जैसे इसको कैसे समझा मैंने। आप पूछेंगे, सवाल उठेगा आपके मन में कि सर आपने कैसे किया कि ही गेव मी, आपने कैसे कह दिया? अब वॉच क्या है? सर नॉन लिविंग था मैंने मान लिया, लेकिन कैसे कह दिया कि आपको वॉच क्या है? जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा था क्रिया के बाद, यहां पे ध्यान दीजिए आप, क्रिया में क्या लगा देते, लगाने से मिलता है। जैसे मैंने कहा ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी व्हाट। अगर मैंने कहा ही गेव मी व्हाट तो देखिए क्या दिया उसने? वॉच दिया। क्या दिया उसने? वॉच दिया। तो वॉच देने की बात कर रहा है। क्या दिया बेटा? वॉच दिया। और जब वॉच दिया तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? मिस्टर प्रिंस टीच अस इंग्लिश। मिस्टर प्रिंस टीच अस इंग्लिश। तो अगर इस एग्जांपल को देखें तो सर आप कहेंगे कि जो है ऑब्जेक्ट पहचानिए, तो ऑब्जेक्ट आप तुरंत निकाल देंगे सर इंग्लिश, क्योंकि हमारा नियम है। हम क्या करते हैं, पहले प्रिंस क्या है? सब्जेक्ट है। मिस्टर प्रिंस क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। उसके बाद टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या है बेटा? एक क्रिया है। पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है। और यही क्रिया को जो है क्या लगा देना है हमें? अगर मैं क्रिया को इसमें क्या लगाऊं तो जैसे मिस्टर प्रिंस टीच अस इंग्लिश, मिस्टर प्रिंस टीच अस इंग्लिश। तो आपका सवाल क्या रहेगा? मिस्टर प्रिंस टीच अस व्हाट। हमें वो क्या पढ़ाते हैं? अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, ही गेव मी अ वॉच, उसने मुझे एक वॉच दिया। तो अगर उसने मुझे एक वॉच दिया तो आप क्या उससे पूछेंगे कि उसने मुझे क्या दिया? तो क्या का जो जवाब मिला वो क्या का जवाब क्या मिला? कि वॉच दिया। तो वही वॉच आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो निर्जीव वस्तु है, वॉच क्या है? निर्जीव वस्तु है। आपका पहला भी क्लियर हो गया। और दूसरी बात भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यह इनडायरेक्ट के बाद आता है बेटा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मी क्या है?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आप जान लीजिए कि ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट के बाद ही आया हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर से एक बार एक देख लीजिए, मिस्टर प्रिंस टीचर्स इंग्लिश और मिस्टर प्रिंस टीचर्स व्हाट। व्हाट का जवाब आपने दिया बेटा क्या, इंग्लिश। और इंग्लिश क्या है, निर्जीव है, और निर्जीव है तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप देखिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है बेटा कि यह कोई जीवित वस्तु है, यह कोई क्या है बेटा, जीवित वस्तु है, या पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। आपको कंफ्यूजन होगी सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। थोड़ा सा एक बार एक आउटलाइन में पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है, जैसे आप पर्सन पढ़े होंगे, पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक जो बोलता है, एक जो सुनता है, और एक जिसके बारे में बात होती है। तो मैं बता देता हूं आपको पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आप अगर ध्यान दें तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी का ऑब्जेक्टिव केस अगर आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव केस यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट में आपको इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस दिखाई दे जाएगा, या तो कोई सजीव वस्तु दिखाई दे जाएगी। सजीव आदमी, सजीव आदमी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति का नाम दिख गया आपको, या कोई जानवर दिख गया आपको, या कोई जितने भी सजीव चीजें हैं आपको वो मिल सकती हैं। और क्या मिल सकता है आपको, इसी पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू हो गया, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, और इट का इट हो गया, और दे का। तो ये सारे क्या है बेटा, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको ये सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगी। आप लोग क्या ध्यान देना है, आप लोग 2 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला कि यह सजीव वस्तु होगा, बिल्कुल सजीव वस्तु होगा सर। ये सारी चीजें एक इंसान के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। ये आई भी, मैं एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी हम सबके लिए, एक आदमी के लिए इस्तेमाल, सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आप याद रखेंगे कि इनडायरेक्ट या कोई जीवित वस्तु होता है, पहली चीज। डायरेक्ट में हमने क्या देखा था, वह निर्जीव वस्तु होता है, और इनडायरेक्ट में क्या है कि वह सजीव वस्तु होता है। या पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन मैंने बता दिया क्या होता है, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जो बात करता है। 3 ही प्रकार के पर्सन आपने दुनिया में देखे होंगे। देखिए क्या होता है, जब 2 पिचाली एक साथ खड़े होते हैं तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करेंगे, वो खुद दूसरे की बात करेंगे, तीसरे पर्सन की, दूसरे से बात करेंगे तीसरे पर्सन की। तो यहीं से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन डिसाइड हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से प्रोनाउन में बेटा। फिर अब देखिए यहां पे पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरी बात, यह क्रिया में किसे या किसके प्रश्नवाचक शब्द लगाता है, यह क्रिया में किसको, किसे या किसके प्रश्नवाचक शब्द लगाता है। थोड़ा सा एग्जांपल देखना चाहेंगे हम, वही एग्जांपल फिर से लेंगे, कोई एग्जांपल चेंज नहीं करेंगे, जैसे आपको समझने में आसानी हो। ही गेव मी अ वॉच, ही गेव मी अ वॉच। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो उसने मुझे एक घड़ी दी, उसने मुझे एक घड़ी दी। तो अगर आप इसको बेटा सवाल करेंगे, अगर आप इसको सवाल में बदलेंगे, वर्ब के बाद बदलेंगे, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि उसने किसको घड़ी दी, उसने किसको, उसने किसको घड़ी दी। तो आप क्या कहेंगे, किसको। देखिए आपको शब्द मिल गया, किसको घड़ी दी, किसको दी बेटा, मुझे दी, किसको दी, मुझे दी। और जब मुझे दी तो क्या हो गया, मैं क्या हूं, सजीव हूं, और सजीव हूं तो क्या हो गया बेटा, मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब मैं सजीव हूं तो क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही गेव मी अ वॉच, तो मी यहां पर क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, ये सजीव होता है। पर्सनल प्रोनाउन ही आपको दिखाई देगा या किसी का नाम दिखाई देगा। अच्छा एक एग्जांपल आपका और था पिछले वाले में, उसको भी लेके देख लेते हैं। जैसे मिस्टर प्रिंस, मिस्टर प्रिंस टीचर्स इंग्लिश।
आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मिस्टर प्रिंस टीचर्स इंग्लिश। मिस्टर प्रिंस किसे पढ़ाते हैं बेटा? मिस्टर प्रिंस किसे पढ़ाते हैं? अगर मैं इसको हिंदी में देखूं, मिस्टर प्रिंस क्या है? हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर प्रिंस हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो बताइए बेटा किसे पढ़ाते हैं? तो किसे का जवाब क्या है? हमें। किसे का जवाब क्या है? हमें। तो यहां पर हमें क्या हो गया बेटा? हमें हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप याद रखेंगे बेटा कि जब कोई भी सेंटेंस आपका ऐसा सवाल करे किसे या किसके, तो आप हमेशा क्या जवाब देंगे? वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात यह याद रखेंगे, यह हमेशा क्या होता है? जीवित वस्तु होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। एक अपवाद है इसमें, उसको अपवाद को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की ओर। तो अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी कभी क्या होता है? सजीव भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कभी कभी सजीव भी हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, सोहन गेव मी अ पपी। सोहन गेव मी अ पपी। तो सोहन गेव मी, सोहन ने किसे दिया? किसे का जवाब अगर आ गया तो बेटा क्या हो गया? वो यहीं से कह देंगे किसे का जवाब? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गेव मी अ पपी, क्या दिया बेटा? और क्या का जवाब अगर आपने दिया तो क्या दिया? पपी। पपी क्या है बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर बेटा मैंने कह दिया कि सोहन गेव मी अ पपी, तो कहा गेव मी, किसको दिया? किसको और किसे का जब जवाब देते हैं तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जब आप क्या दिया की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इससे आपको क्लियर हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल, आप एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, माई मदर गेव अ फ्रॉक टू माला। मेरी माँ ने एक फ्रॉक दिया। मेरी माँ ने एक फ्रॉक दिया। किसे दिया? माला को। किसे दिया? माला को। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? माई मदर गेव अ फ्रॉक, किसे दिया? माला को। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसमें बता सकते हैं टू माला। टू माला क्या है बेटा? यहां पर माला क्या है? यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माला क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या देखा कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल रहा है तब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कहा सोहन गेव मी अ पपी। सोहन ने क्या दिया मुझे? एक पपी दिया। किसे दिया? मुझे दिया। और क्या दिया? पपी दिया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ, यहां से कंप्लीट हुआ। और आप आशा करता हूं कि इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आप लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे लगातार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस एंड देयर टाइप्स। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को मैंने बताया था कि दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन पहले हम पहला पार्ट देखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने बताया काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा 5 टाइप्स के भी होते हैं। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव हमेशा किसमें आता है? एक्सक्लेमेटरी में ही आ जाता है। जैसे आप कहते हैं मे यू गो टू हेल, मे गॉड ब्लेस यू, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? इसी में आती हैं। तो आप सिर्फ 4 टाइप्स देखेंगे। पहला मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव में आप यही साइन याद रखेंगे। यदि आपने ये साइन नहीं लगाया, इसको हम हिंदी में कटिया भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में आप जान ही रहे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हुआ? इंट्रोगेटिव आपका किससे पहचान होगा? इस कटिये से आप पहचान लेंगे। अच्छा ठीक है। फिर आपने क्या देखा? तीसरा इंपरेटिव। इंपरेटिव के बाद क्या देखा? एक्सक्लेमेटरी। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो ये साधारण वाक्य है। ये क्या है? प्रश्नवाचक। ये क्या है? आदेशवाचक। और ये क्या है? ये क्या है? विस्मयादिबोधक। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपकी अचानक से लाइट चली जाती है, आप क्या करते हैं? ओ शिट, ओ माय गॉड। कोई जैसे किसी की डेथ हो गई या किसी के आपने रास्ते में एक्सीडेंट देखा, ओ माय गॉड। तो जब आप इस बात की बात करते हैं, अचानक से जो आपके मन से निकलती है बात, वो किस में आती है? एक्सक्लेमेटरी में आती है। तो मैंने बताया कि अगर हिंदी देखें इसकी तो असर्टिव क्या है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव क्या है बेटा? प्रश्नवाचक। फिर उसके बाद देखिए इंपरेटिव क्या है आपका? आदेश सूचक।
और एक्सक्लामेटरी क्या है? विस्मयादिबोधक। तो आप देख रहे हैं बेटा कि विस्मयादिबोधक। अब देखिए एफेक्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य को भी हम दो प्रकार में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, क्यों बांटते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि कभी भी आप दो प्रकार की वाक्य बोलते हैं। कैसे? या तो बोलेंगे कि वह जाता है, या फिर बोलेंगे वह नहीं जाता है। या आप क्या बोलेंगे, वह जाता है या फिर नहीं जाता है। तो इसको कैसे अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो क्या, राम, एग्जाम्पल देखिए, यहां पर नहीं, आप एग्जाम्पल देखिए बेटा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए ये क्या है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जा रहा है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। और जब बेटा जा रहा है तो ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। एक साधारण वाक्य है और सकारात्मक वाक्य है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। अच्छा ये तो बात ठीक है। तो सर ये क्या होता है, ये नकारात्मक होता है, निगेटिव। तो आप समझ लेंगे बेटा कि क्या हुआ। अब देखिए इसके बाद से लग रहा है सकारात्मक मतलब क्या होता है, आप जब किसी निगेटिव की बात नहीं करते हैं। साधारण वाक्य, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया बेटा, अफर्मेटिव हो गया। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव देखें, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाए तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। कोई दिक्कत बेटा? देखिए राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। जब हम नहीं, नॉट, नो, नेवर की बात कर दिए तो किसमें आ गया, निगेटिव में आ गया। नहीं तो किसमें था, वो सकारात्मक में था, अफर्मेटिव में था। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस नहीं बेटा 50 सेंटेंस ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य मैं आपको डिफिनीशन बता देता हूं। डिफिनीशन क्या, आप ये कहेंगे कि साधारण वाक्य क्या होता है, जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट जैसे आपने कुछ भी कह दिया, आपके मन से जो बात निकल गई कि वह जाता है, वह खाता है, मैं सोता हूं, मैं जगता हूं, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक साधारण वाक्य है। और जब साधारण वाक्य रहेगा बेटा तो किसमें आ जाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं किसकी ओर, इंटरोगेटिव की ओर। अगला पार्ट हम लेंगे बेटा, इसी में इंटरोगेटिव मैं इसको मिटाना चाहूंगा, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। देखिए इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव क्या होता है बेटा, प्रश्नवाचक। अच्छा प्रश्नवाचक में आप एक बात नहीं भूलेंगे, परमानेंट आप ये साइन लगाना नहीं भूलेंगे। इसी साइन से इसकी पहचान है, बिना साइन के ये क्या है, अधूरा है। जैसे कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, उसी प्रकार ये साइन के बिना इंट्रोगेटिव भी अधूरा है। देखिए इंट्रोगेटिव क्या हुआ, अगर मैंने कहा कि इसको, एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं इंट्रोगेटिव का, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा। देखिए बिना इसके इंट्रोगेटिव पूरा नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। सर आपने तो इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, तो बिल्कुल मैं दोनों पार्ट अलग अलग समझाऊंगा। पहला पार्ट देखिए WH फैमिली, सबसे पहले लेंगे कौन सा बेटा, WH फैमिली। अब देखिए WH फैमिली के नाम से ही लग रहा है कि इसकी शुरुआत किससे होगी, WH से होगी। इसकी शुरुआत किससे होगी बेटा, WH से होगी। जैसे कौन कौन सा हो सकता है, आपके बहुत सारे प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, आप ध्यान दीजिए, व्हाट WH, व्हेन WH, वेयर, हु, whom। एक इसमें अपवाद होता है बेटा हाउ। बाकी और कौन सा हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, और डॉट 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 ETC। इस प्रकार के जितने प्रश्नवाचक चिन्ह हैं वो सारे जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, मतलब WH से स्टार्ट होते हैं, वो सारे किसमें आ जाएंगे, WH फैमिली से आ जाएंगे। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे किसी का भी एग्जांपल आप ले लेंगे, सर किसका एग्जांपल ले लें, चलिए हु का ले लेते हैं। हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई
कौन है? तो हु इज योर ब्रदर, आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस पूरा नहीं होता है। क्या बोला? हु इज योर ब्रदर। बेटा इस बात को नोट कर लेंगे अच्छे से कि WH फैमिली में इतनी चीजें आनी ही आनी है। कोई चीज अगर छूट जाती है तो आप याद करके खुद लिख लेंगे, हु इज योर ब्रदर। मैंने कहा तो आपको समझ में आ गया कि ये किससे शुरुआत है बेटा? WH फैमिली से शुरुआत है। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार यस नो टाइप, आप कहेंगे सर यस नो टाइप क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं यस नो टाइप क्या होता है बेटा। यस नो टाइप की शुरुआत, यस नो टाइप की शुरुआत किससे होती है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से होती है। की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे? देखिए सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आपने तो वर्ब पढ़ाया ही नहीं, तो मैं बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आप देख लीजिए, आपकी जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, क्या होता है बेटा? सहायक क्रियाएं। एक होता है आपका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और दूसरा क्या होता है? सहायक क्रिया। तो जो सहायक क्रियाएं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे ऐसे आपकी बहुत सारी सहायक क्रियाएं, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, ये सारी चीजें क्या है? सब सहायक क्रियाएं हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो एक छोटा सा जब मैं वर्ब पढ़ा लूंगा तो उसमें बता दूंगा आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे शुरुआत सेंटेंस की हो जाए, इनसे क्या हो जाए बेटा? शुरुआत किसकी हो जाए? सेंटेंस की। जैसे मैंने कहा कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? तो आपने क्या देखा बेटा? यहां पे आपने ये देखा कि शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। यस नो टाइप में क्या होता है? यस नो टाइप की एक खासियत होती है बेटा, इसका जवाब आप क्या कर सकते हैं? हाँ या ना में दे सकते हैं, और इसका जवाब आपको पूरा देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा WH फैमिली में व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे नो, मेरा नाम ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। या आपने कहा, मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, कहोगे यस, तो ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। यस नो में जवाब आप व्हाट और WH फैमिली का नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा का पूरा जवाब देना पड़ेगा। और इसमें क्या है? आर यू गोइंग, यस। आप आसानी से हाँ में भी आप सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो ये है यस नो टाइप और WH फैमिली में फर्क। और दूसरा फर्क आप ये याद रखेंगे बेटा कि इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है? यस नो फैमिली की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम नहाओगे, क्या तुम दौड़ोगे, क्या तुम कूदोगे, ये सारी शुरुआत किससे होती है? क्या से होती है। लेकिन जब हम WH फैमिली की बात करते हैं उस समय क्या होता है बेटा? WH फैमिली में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन मार्क रहता है वो बीच में पूछता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब जाओगे, तुम कब खाओगे, तुम क्या करोगे, तुम क्यों जाओगे, ये सारी चीजें क्या है? देखिए आप, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है क्या, क्यों। लेकिन इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट ही आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक। देखिए कहने में आदेश सूचक है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइसेस। क्या क्या रहता है? कमांड भी रहता है, रिक्वेस्ट भी रहता है और एडवाइस भी रहता है। कमांड मतलब क्या होता है? आदेश होता है, आदेश हो गया। रिक्वेस्ट सलाह, एडवाइस हो गया, सलाह क्या होता है? और रिक्वेस्ट क्या हो गया आपका? निवेदन हो गया। तो अलग अलग जो है आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक ऐसा सेंटेंस जो बताता है किसको? कमांड को, रिक्वेस्ट को, और किसको बताता है? एडवाइस को बताता है। या फिर हम हिंदी में कहें इसको वह वाक्य जो आदेश, सलाह व निवेदन को बताता है, वही क्या कहलाता है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए आदेश यहां पर कमांड हो जाएगा, यहां सलाह क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा? निवेदन हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, इन दोनों तीनों की हिंदी यही होती है। तो एक एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आपको पहले से लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे आप पहचानेंगे? जैसे मैंने कहा शट द डोर, शट द डोर का मतलब क्या होता है? मैंने किसी न किसी को बोला होगा ये बात किसी न किसी को कहा होगा कि जाओ दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा बंद करने के मैंने क्या किया बेटा? कमांड दिया। क्या दिया? कमांड दिया। जब कमांड दिया तो वो क्या कहलाएगा?
वो क्या कहलाएगा? आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी प्रकार मैंने कहा प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दो। तो देखिए प्लीज का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी न किसी से विनती कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं, और जब आप निवेदन कर रहे हैं तो सर वो क्या है? वो क्या है? आपका रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। और जब रिक्वेस्ट है सर तो वो तो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, आप देखिए जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस। वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, अपने सक्सेस के लिए आप क्या करिए? कड़ी मेहनत करिए। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? ये एडवाइस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सलाह दे रहा हूं। तो सलाह दिया मैंने तो किस में आ गया? आपका एडवाइस में आ गया। किस में आ गया? एडवाइस में। और जब एडवाइस में आ गया तो वो क्या कहलाएगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी प्रकार देखते जाइए आप ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। शट द डोर मतलब क्या है? कमांड। आपको कोई भी, आप बहुत सारे एग्जांपल, आप एक दो एग्जांपल और लेके समझिए इसको। जैसे मैंने कहा काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव। अब देखिए ये शब्द से ही पता चल जा रहा है काइंडली मतलब क्या होता है? कृपया। वही फिर से विनती आ गई, और जब विनती आ गई पहले ही काइंडली आ गया तो इसका मतलब क्या है? ग्रांट मी लीव का मतलब क्या है? मुझे छुट्टी प्रदान करें। जो क्या हुआ? काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी प्रदान करें। किससे? आप किसी ना किसी से निवेदन कर रहे हैं, और जब निवेदन कर रहे हैं बेटा तो किस में आएगा? आपका रिक्वेस्ट में आ जाएगा। और जब रिक्वेस्ट में आ गया तो वो क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहला जाएगा। तो आप याद रखेंगे जब भी कभी आपको किसी सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस कुछ भी दिख जाता है तो आप उसको क्या कह देंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कह देंगे। बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल सकते हैं। शट द डोर हो गया, ओपन द डोर हो गया, या आपने कहा कि सिट डाउन, या फिर आपने कहा स्टैंड अप। जब टीचर होता है तो वो क्या करता है? हमेशा कमांड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे रिक्वेस्ट करे नहीं तो हमेशा क्या करता है? कमांड करता है। सबसे अच्छा कमांड का एग्जांपल आप ले सकते हैं आर्मी मैन। आर्मी का जो ऑफिसर होता है वो हमेशा क्या करता है बेटा? कमांड करता है। वो आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करता है, तो वो कमांड हो गया। रिक्वेस्ट आप हमेशा अपने बड़े से छोटे से कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कभी क्या करते हैं? बड़े से आप अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। कभी आपको कुछ मांगना हो उनसे क्या कहते हैं? प्लीज गिव मी सर। कभी क्या कहते हैं आप? प्लीज गिव मी, ऑलवेज। इसी प्रकार आपको एडवाइस कौन देता है? जो आपसे सक्सेस है, जो आपसे अच्छा है, वही आपको एडवाइस देता है। तो आप हमेशा क्या कहें? वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, बी केयरफुल। ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें क्या है? आपका एडवाइस है। तो आप इसको याद रखेंगे। और मैंने फिर से एक एग्जांपल बताया आपको, काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे छुट्टी प्रदान करें, कृपया। तो कृपया की जब आप बात करेंगे तो किसकी बात हो रही है बेटा? यहां पर आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। चलिए आशा करता हूं आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी की ओर। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको जैसे मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान देना है बेटा? कटिया ध्यान देना है। उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये साइन याद रखना है। आपके हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये साइन जरूर मिलेगा। बिना ये साइन के ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। ये साइन नहीं है तो आपका वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं है। जैसे मैंने कहा जिस वाक्य में हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट हों, जिस वाक्य में हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट हो। गंभीर भावना का मतलब क्या है? जैसे आप अचानक से कभी कभी कुछ चीजें आपके साथ हो जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि कभी आप कहीं जा रहे हो और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो अलाश आपके मन से, ओह माय गॉड, अल्लाह, अलाश। क्या चीजें निकलती हैं? अचानक से वो चीजें निकलती है। या कोई चीज आपने बहुत खूबसूरत देख ली तो व्हाट अ नाइस थिंग यार, क्या चीज है। या कभी कभी आप कहीं घूमने जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप कहीं घूमने गए बाहर, आप कहीं कहां गए? घूमने गए बाहर, और वहां आपने क्या देखा? पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़। तो आपने देखा व्हाट अ नाइस प्लेस यार, क्या जगह है। आपके मन से एक ही बात निकलती है, क्या है? हृदय की एक गंभीर भावना है जो आपके हृदय से निकलती है। उस भावना को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप याद रखेंगे ये साइन को। इस साइन के बिना ये अधूरा है। आप इस साइन को लगाएंगे तभी ये पूरा है बेटा। और देखिए पहले एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने देखा क्या? अलाश शी इज डेड, ही इज डेड। चलिए मैंने कहा अलाश ही इज डेड। अलाश का मतलब होता है क्या? जब आप दुख भाव व्यक्त करते हैं उस टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अलाश का इस्तेमाल करते हैं। वह मर गया, और जब वो मर गया तो आपने दुख में क्या, आपके मुंह से क्या निकला? अलाश। तो ये जो है अंग्रेजी शब्द है किसके लिए? दुख जाहिर करने के लिए। आपके हृदय की एक भावना है जो आपके अंदर से निकल रही है दुख जाहिर करने के लिए, वो शब्द क्या कहलाएगा? अलाश। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज।
कभी कभी क्या होता है कि आपकी बिन मौसम बरसात हो जाती है, आपकी चाहत होती है काश आज बरसात हो जाती, तो उस दिन अगर बरसात होगी तो आपके मुंह से क्या निकलता है, क्या गजब की बारिश है, क्या गजब की बारिश है। तब आप क्या करते हैं, तब भी आप एक्सक्लेमेशन, क्योंकि वो बात आपके दिमाग से नहीं निकलती, वो बात आपके कहां से निकलती है बेटा, एक गंभीर भावना आपके दिल से निकलती है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज के लिए परेशान है, आप क्या है किसी चीज के लिए परेशान है, और आपका एक दोस्त आया और उसने कहा कि क्यों परेशान हो, तो आपने कहा कि यार ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसने बताया कि ये देखो इससे हो जाएगा साल, तो आपने क्या किया, उसने एक अलग आइडिया दे दिया और आपने क्या कहा, व्हाट एन आइडिया, भाई क्या आइडिया दिया तुमने। जब आप इसकी बात करेंगे, वो भी आपके कहां से निकल रहा है, वो भी आपके एक गंभीर भावना है, वो भी आपकी बात कहां से निकल रही है, दिल से निकल रही है। जब बात आप दिल से करेंगे तो वो किस में आएगा, सारा एक्सक्लेमेशन में आएगा। आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एक एक एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा अलाश ही इज डेड, दुख से आपने कहा क्यों, हे भगवान वो मर गया। या फिर आपने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा हुर्रा, आपने ये शब्द सुना होगा, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। जब आप कभी कभी क्या होता है खुश होते हैं तो कुत्ते से चिल्लाते नहीं है, जब आप कुत्ते से चिल्लाते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम क्या हुआ, मैच जीत गए। तो अगर मैंने कहा हुर्रा वी वॉन द मैच, तो किसमें आ गया आपका, वो भी आपका किसमें आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आप एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिस वाक्य में हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट होती हैं, जिस किसी भी वाक्य में हृदय की गंभीर भावना आपको दिख जाए, दूसरी बात आप याद रखेंगे बेटा, कौन सी बात, कि ये साइन आपको दिख गया तो आप दौड़ा के क्या करेंगे, तुरंत आप वहां पर क्या लगा देंगे, कह देंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर किसी ने पूछा क्यों, तो क्योंकि यहां पर ये साइन लगा हुआ है। इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें जो साइनें लगी रहेंगी वो दोनों आपको बता देंगी कि वो क्या है, इंटरोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। जब आप क्वेश्चन, आप में क्वेश्चन भी यही आता है कि इसको पहचानिए कि सेंटेंस कौन सा है, तो आप तुरंत देखेंगे उसमें, और तुरंत देखने के बाद क्या करेंगे, जैसे आपका एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तब भी आपका क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है बेटा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है। अगर हम दूसरे उसमें देखें तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, भगवान करे आप लंबी जिंदगी जिए, तो आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत जिंदगी जिए, बहुत लंबी जिंदगी जिए, तब भी आप किसमें आता है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी में ही आता है। जब आपने ये साइन देखा तुरंत आप ये डिसाइड कर देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। याद रखेंगे दो बातें, पहला इंटरोगेटिव का वो कटिया और एक्सक्लेमेटरी का ये साइन, इन्हीं दोनों से आप इन दोनों की पहचान कर लेंगे। तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी खत्म हुआ। इसी प्रकार आपका सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स खत्म हुए। एक क्लासिफिकेशन मैं आपको और लिखवा देता हूं, जो हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, थोड़ा सा आप नोट्स में आप नोट कर लेंगे बिल्कुल। तो सेकंड क्लासिफिकेशन सेंटेंस क्या होता है, सेकंड क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। इसको ब्रॉड में हम पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। फिर भी आप थोड़ा सा यहां पर जानकारी ले लेंगे। मैंने कहा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, कभी कभी आपका सवाल भी पूछा रहता है और उसके बाद पूछा रहता है कि वो नहीं जाएगा क्या, वो नहीं खाएगा क्या। तो ऐसे सवाल जब पूछता है तब आप किसमें आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में आता है। चलिए अफर्मेटिव से मैंने हिंदी बताई हुई सबकी, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो पहला मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, ही गोज टू स्कूल, हम एक ही एग्जांपल लेंगे और एक ही एग्जांपल को चारों में चेंज करके देखेंगे। अगर मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया हो, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू टेम्पल, सॉरी स्कूल क्या है, पढ़ने की चीज है तो बार बार स्कूल ही आता है। तो मैंने कहा ही गोज टू टेम्पल, तो क्या हुआ, इसको जब मैंने निगेटिव में चेंज किया, जब निगेटिव में चेंज किया तो यहां पर देखो बेटा ईएस लगा है, और जब ईएस लगा है तो यहां पर भी ईएस लग जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। चलिए ये हुआ। फिर आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, इसी को आगे कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था यस नो टाइप में आपका क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आपका कहां चलाता है बेटा, आगे आ जाता है। और जब आगे आ गया तो डज ही गो टू टेम्पल। तो आपने कहा सर इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसा होगा, तो इंट्रोगेटिव क्या, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे बेटा, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट गो टू टेम्पल।
इतनी सी बात है, आपका ये क्लासिफिकेशन सेकंड है सेंटेंस का, और यहीं से आपका सेंटेंस एंड हुआ। आप एकदम ध्यान से पढ़ेंगे हर चीज, एक एक लाइन आप पॉज करके वीडियो देखेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू क्लास।